करते हैं आज का वीडियो जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये है हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले समझना होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना है, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, तो वो आप कैसे निकालते हैं। आपने कहा था कि सर वो एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है रेट ऑफ द रिएक्शन, और ऑर्डर भी कैसे पता चलता है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। ऑर्डर और रेट ऑफ द रिएक्शन किससे पता चलते हैं, आपने कहा था सर एक्सपेरिमेंट से। ये बात हमारी हो चुकी है। तो मान लीजिए अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या हो रहा होगा, जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स जो है वो क्या हो रहे होंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा। रिएक्टेंट जो है वो किस में चेंज हो रहा होगा, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा। अब देखिए अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसी रिएक्शन के लिए मैं मान लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहता हूँ, रेट निकालना चाहता हूँ इस रिएक्शन के लिए। तो इसको मैं स्मॉल आर से दिखाता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। तो आपने रेट ला एक्सप्रेशन मैंने पढ़ाया था। रेट ला एक्सप्रेशन क्या कहता है, रेट ला एक्सप्रेशन ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो भी रिएक्टेंट्स होंगे उनकी मोलर कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद ईच कंसंट्रेशन टर्म। और जो भी कंसंट्रेशन टर्म होगी उसके पावर में क्या लगा देने हैं, कुछ एक्स या वाई लगा देना है, जिसको आपने क्या कहा था, ऑर्डर कहा था। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एन से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर को। एन क्या है, यहाँ पर ऑर्डर है। अब ये जीरो ऑर्डर है, अब ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो एन यहाँ पर क्या है, वेयर एन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एन क्या था, ऑर्डर था। तो मैं कह सकता हूँ एन जो है हमारा क्या है, एन जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, एन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है हमारा। तो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है एन। और क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो फॉर जीरो ऑर्डर तो मैं क्या कह सकता हूं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एन का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये रेट ला ने कहा था, रेट ला क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो किसी भी रिएक्शन का होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद ईच कंसंट्रेशन टर्म। जो भी कंसंट्रेशन टर्म होगी उसकी क्या होगी, कुछ पावर होगी, और जो पावर होती है वही क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि एन का वैल्यू जीरो है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो मैं यहां से क्या कहूंगा, ये किससे आया था, ये हमारा आया था, ये हमने किससे निकाला था, फ्रॉम रेट लॉ, रेट लॉ से निकाला है ये हमने, फ्रॉम रेट लॉ। ये हमने रेट लॉ आपको पढ़ाया है, ये रेट लॉ से आया है, ये हमने जो एक्सप्रेशन निकाला है, ठीक है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास तो आप क्या कहोगे, जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो भी रिएक्टेंट्स होंगे। अब जीरो ऑर्डर है तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। फिर इसको सोल्व कर लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा दोगे तो आप क्या कहोगे, रेट जो होगा वो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के आएगा। अभी के क्या था, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स की पावर क्या रहेगी, जीरो। तो मैं ये कह सकता हूं, तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन यही आएगा, ठीक है जी। रेट ऑफ द रिएक्शन जो आएगा जीरो ऑर्डर के लिए वो क्या आएगा, यही आएगा जी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है तो आप क्या कहोगे, तो इट इज अ रिएक्शन। तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो आप कहोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद जीरोथ पावर। तो आप क्या कहोगे, इट इज अ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इट इज अ रिएक्शन इन विच it is a reaction in which rate of reaction is directly proportional to the zeroth
पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट्स भी कह सकते हैं अगर एक से ज्यादा हुआ तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है तो आप क्या कहोगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए, आपने ये तो डेफिनेशन कर ली कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। अब देखिए आप, रेट जो मैंने लिखा था, रेट इज इक्वल टू के क्या है जी? रेट कांस्टेंट है। रिएक्टेंट अगर जीरो ऑर्डर के लिए है तो आपको के जीरो लगा लीजिए आप भाई। अगर ये रेट कांस्टेंट है कौन सी रिएक्शन के लिए है? जीरो ऑर्डर के लिए, तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया? के जीरो लिख लिया, तो ये जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट है। और रिएक्टेंट की पावर क्या है? आपने लिखा है जीरो है। अगर किसी भी चीज की पावर जीरो करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो किसके बराबर रह गया? के इंटू, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा? इंटू 1 आएगा। भाई किसी भी चीज की पावर अगर आप जीरो करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? के नोट। तो यहां से क्या कह सकता हूँ? रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर आ गया? के नोट के बराबर। तो दूसरी बात मैं क्या कह सकता हूँ? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप क्या कहोगे? रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? रेट कांस्टेंट के बराबर है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो आपको ये सब समझ आ गया होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मान लीजिए कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो रेट लॉ से मैंने क्या पढ़ा? रेट लॉ में, रेट लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा किसी भी रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू सम पावर। और जो पावर होती है उसी को ही हम क्या कहते थे? ऑर्डर कहते थे। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, फिर मैंने इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा के क्या लगा लिया? के डॉट जीरो। के डॉट जीरो का मतलब क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और आगे आपने फिर इसको डिफाइन कर दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं। तो आपने क्या कहा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? ये वो रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फिर मैंने क्या कहा? रिएक्टेंट की पावर अगर जीरो है तो किसी भी चीज का पावर अगर आप जीरो करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा जीरो ऑर्डर के लिए वो किसके बराबर आएगा? रेट कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। और ये ध्यान रखना आप, जो ये रेट लॉ से आपने निकाला है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा कैसे निकलता है? वो हमेशा सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं आप, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही निकलेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इतनी बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आगे पढ़ेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या फॉर्मूलेज आएंगे विदाउट द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी अब आगे की हम कैसे इसमें। तो हमने अभी तक दो बातें देखी कि इसका डेफिनेशन क्या है, दूसरा मैंने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर रेट कांस्टेंट के बराबर है तो मैं कौन सी रिएक्शन होगी? वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं अपने की इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज कैसे आप जनरेट कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो पहले इनिशियल होगा, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं होगी, तो जब टाइम जीरो रहा होगा, जब टाइम जीरो रहा होगा, जब टाइम जीरो रहा होगा मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो मैंने क्या मान लिया? आर नोट मान लिया। और जो आर नोट है ये क्या कह रहा हूं मैं? इनिशियल कंसंट्रेशन है। आर नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम जीरो, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। और ये मैंने किसके बराबर मान लिया है? स्मॉल ए के बराबर मान लिया है। और प्रोडक्ट में क्या होगा? क्योंकि जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रही होगी? जीरो रही होगी। कुछ समय बाद जब टाइम टी हो गया, 10 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट, कितने भी मिनट बाद, जब टाइम टी के बराबर हो गया, कुछ समय बाद जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की
वो कंज्यूम होने लग गई होगी क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो क्या हो जाएगी, कुछ समय बाद जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो मैंने क्या मान ली, RT मान लिया, मतलब कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, कुछ समय बाद। तो ऑब्वियसली जो ये कंसंट्रेशन थी मैंने क्या किसके बराबर मानी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन A के बराबर मानी थी। अब ये क्या हुई होगी, कुछ कंज्यूम हो रही होगी रिएक्शन में, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो कुछ डिक्रीज हो रही होगी, वो मान लिया कि मैंने x डिक्रीज हो रही है, वो मैंने क्या मान लिया, x डिक्रीज हो रही है। तो अगर डिक्रीज हो रही है तो मैं माइनस लगा दूंगा, और जितनी यहाँ डिक्रीज होगी उतनी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज, उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में सबसे पहले मैंने ये कहा कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लिया, R0 मान लिया, और जब रिएक्शन शुरू हो गई उसके बाद जो है कंसंट्रेशन जो है वो क्या मैंने मान लिया, RT मान लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर आप रेट लॉ लिखेंगे तो आप क्या कहोगे, जो रेट होगा रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पावर क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि 0 ऑर्डर के लिए ये बात हमारी हो चुकी है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 0th पावर ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा है कि जो रेट है रिएक्शन का वो किसके बराबर आ जाएगा, K0, रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर जो है वो कितना रहेगा, 0। और किसी भी चीज की पावर अगर आप 0 करोगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आंसर आएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, K0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं रेट में, अगर मैंने यहां से क्या कह सकता हूं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट, किसके लिए, 0 ऑर्डर के लिए। 0 ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होगी। अब दूसरी बातें हम क्या करेंगे कि मान लीजिए अब इसके फॉर्मूलेज मुझे निकालना है कि इसके रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले आएंगे। तो आपने क्या कहा था, आप सबसे पहले ये कहेंगे कि जो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो क्या है, मेरी R0 है, और जो कंसंट्रेशन है कुछ टाइम बाद वो कितनी है, मेरी RT है। यही कहा है मैंने। अब एक बात बताइए, इन दोनों में से कौन सी बड़ी टर्म होगी। ऑब्वियसली जब इनिशियल कंसंट्रेशन है, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, वो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ी होगी, और इजीली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t के बाद ऑब्वियसली बड़ी होगी। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम सुक्रोज है, चीनी है 100 ग्राम, और उसने आपने उसको क्या किया, पानी में डिसोल्व कर दिया, तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, उसकी अमाउंट सुक्रोज की डिक्रीज हो जाएगी। तो जो पहले थी 100 ग्राम चीनी, अब वो क्या हो जाएगी, 90 ग्राम या 80 ग्राम रह जाएगी। तो मतलब क्या होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो कौन बढ़ा था, जो 100 ग्राम थी, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ वो कंसंट्रेशन बढ़ी हुई। तो मैंने क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम से बड़ी होगी। जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगर मैं ये कह रहा हूं कि R0 जो इनिशियल कंसंट्रेशन है RT से बड़ा है, अब अगली बार मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे इसको इसके बराबर रखना है, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर मुझे कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t करना है, अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये 100 ग्राम था अब ये 90 ग्राम रह गया, तो मुझे इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस छोटे टर्म में कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब वो कितना मैंने ऐड कर दूंगा, वो मैं ऐड कर दूंगा K0 t। अब ये K0 क्या था, K0 आपने क्या कहा था, रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, t क्या है, टाइम है। तो यहां से मुझे क्या समझ आया, वेयर K0 क्या है जी, वेयर K0 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, जो भी ऑर्डर होगा रिएक्शन का, और t क्या है, t आपने क्या कहा है, टाइम है। तो यहां से मुझे ये बात समझ आ गई। फर्स्ट फॉर्मूला आप ये ध्यान रहेगा कि आपको ये निकाल देना है। ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया। मैंने सिर्फ एक छोटी सी ही बात कही थी, मैंने क्या कहा था कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी, कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम से बड़ी होगी। तो बड़ी है अगर ये टर्म, तो मुझे छोटे टर्म में कुछ ऐड करना पड़ेगा, वो मैंने क्या ऐड कर दिया, K0 t। तो ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया यहां से। अब मान लीजिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ जो है वो किस किस के बीच में ड्रॉ करना है मुझे, ग्राफ जो है वो मुझे RT, मुझे जो ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t में, और
टी के बीच में मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब मुझे इसके और इसके बीच में क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो देखिए मुझे ग्राफ किस किस के बीच में ड्रॉ करना है, कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम और टी के बीच में ड्रॉ करना है। तो ये कौन सा एक्सिस पे हो गया, ये वाई एक्सिस पे हो गया। तो ये किस पे हो गया, ये आपका वाई एक्सिस पे हो गया। ये कौन सा एक्सिस पे हो गया, ये एक्स एक्सिस पे हो गया। इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताई थी क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ये मैंने पढ़ाया था आपको, पूरे अलग वीडियो सेपरेट वीडियो बनाया इसके लिए। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है ये। अब देखिए अगर ये y है तो y को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक साइड करना पड़ेगा। तो इसको दूसरी साइड लेके आएंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, आर नोट। अगर मैं इस टर्म को दूसरी साइड लेके आऊंगा, फर्स्ट इक्वेशन को, के नोट माइनस में आ जाएगा, के नोट टी इज इक्वल टू आर टी, यही रहेगा। इसी इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं कि अगर मुझे यही इक्वेशन लिखनी है आगे, अगर मुझे यही इक्वेशन लिखनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर मुझे यहां से मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, जो ये आर नोट है वो किसके बराबर आ गया, माइनस के नोट टी इज इक्वल टू आर नोट टी के बराबर आ गया। इस इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, आर नोट टी इज इक्वल टू माइनस के नोट टी प्लस आर नोट, ये लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, माइनस के नोट आर टी इज इक्वल टू आर टी, ये लिखा जा सकता है। अब मुझे ग्राफ इसके बीच में ड्रॉ करना था, मुझे ग्राफ इसके बीच में ड्रॉ करना है। देखिए ये हो गया मेरा y, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा y बन गया, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा x बन गया। और आपको इससे कंपैरिजन करोगे तो y के साथ x के साथ कौन आता है, m, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका स्लोप बन गया। ये टर्म क्या बन गई आपकी, c बन गया। अब आप देखिए इससे कंपैरिजन करके देख लीजिए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन रहा है। अगर आप m का वैल्यू देखो तो क्या आया है, माइनस के नोट आया है, तो स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और इंटरसेप्ट की भी कुछ वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर आ रही है। तो जो इंटरसेप्ट मैंने मान लिया वो यहाँ पर है, ये जो आर नोट की वैल्यू है वो मान लिया मैंने यहाँ पर आई है, ये आर नोट की वैल्यू। और स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो मैंने आपको कैसा बताया था, ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और ये स्लोप जो है वो कितनी आएगी, स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के नोट के बराबर। तो ये आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ ही कुछ इस तरीके का बनेगा। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और ये क्या है, टाइम के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ये ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि स्लोप कैसी आपको नजर आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या दो चीजें देख ली। तो आपने एक तो ग्राफ देखा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, और टाइम के बीच में क्या ग्राफ आएगा। दूसरा आपने फॉर्मूला देखा कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे निकाला। तो ओवरऑल अगर मैं सम कर दूं इन सब का, तो अगर मैं इन सब का ओवरऑल सम कर दूं, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, मैंने आपको यही बताया। अगर मैं ओवरऑल इनसे निकाल दूं तो मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आई है कि जो मैंने फॉर्मूला निकाला आपको, तो मैंने क्या कहा कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी वो किसके बराबर होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी से बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो छोटी टर्म जो है ये कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम में उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो मैंने क्या ऐड कर दिया, के नोट टी। और इसको क्या मैंने कर लिया, एक फॉर्मूला बना लिया। तो ये एक फॉर्मूला बन गया मेरा, ठीक है, जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल लिया। फिर मैंने ग्राफ बनाया इसके और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी और टेम्परेचर के बीच में। तो मैंने देखा ऐसा आया था आपका ग्राफ, के नोट इसकी जो थी नेगेटिव स्लोप आई थी। तो आपने ये दो चीजें अभी तक देख लिया कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आप बना सकते हैं इजीली, ये मैंने एक्सप्लेन किया। तो इस ग्राफ को मैं यहाँ साइड में बना लेता हूँ। जो कंसंट्रेशन में आएगा, जो कंसंट्रेशन में आएगा, कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम और टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आया, आपने अभी देखा कुछ इस तरीके का आया।
और जो स्लोप थी वो किसके बराबर आई थी, -k0 के बराबर आई थी। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आ गया। ठीक है, अगर मैं एक और ग्राफ आपसे कहूं कि एक और ग्राफ आपको ड्रॉ करना है रेट के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है रेट के और कंसंट्रेशन के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है जीरो ऑर्डर के लिए, तो देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आपने क्या कहा था, रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपने क्या कहा था, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा था, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी उसकी पावर 0 रहेगी। तो मैं यहां से क्या कहा, रेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, k0, रिएक्टेंट की पावर 0 रहेगी। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो आप क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर है। तो अब एक बात बताइए, क्या रेट जो है, जो रेट है जीरो ऑर्डर का, जो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो नहीं डिपेंड कर रहा। अगर डिपेंड नहीं कर रहा तो क्या है, कांस्टेंट, हम लोग चेंज नहीं हो रहा। तो कांस्टेंट के लिए कैसा बताया था आपको ग्राफ, इस तरीके का। तो रेट और कंसंट्रेशन में जो होगा जीरो ऑर्डर के लिए इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां से कि जो रेट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये किसकी पावर पे है, 0 पावर पे है। ठीक है, तो आपको यहां तक ये सब समझ आ गया होगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं आपको। आप यहां से दो बातें निकल गई, एक तो ये फॉर्मूला निकल गया आपके होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट का। फिर आप ये ग्राफ आप ध्यान रखेंगे, आपको मैंने समझाया कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। अब आइए बात करते हैं हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की, कि हाफ लाइफ किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको हाफ लाइफ रिएक्शन पता होनी चाहिए, हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो अब हम समझते हैं हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। ठीक है जी, इसका ही यूज करते हुए अब हाफ लाइफ समझेंगे। अब ध्यान यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये भी ध्यान रहे, R0 जो है वो A के बराबर है और RT क्या है, A माइनस एक्स के बराबर है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन कह लीजिए आप इसे, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होती है किसी भी रिएक्शन की, देखिए नाम से पता चल रहा है हाफ लाइफ मतलब क्या होगी, 50% रिएक्शन हो चुकी होगी, 50% रिएक्शन हो चुकी होगी। अगर 50% रिएक्शन हो चुकी होगी तो 50% रिएक्टेंट भी कंज्यूम हो चुका होगा, तो बाकी कितना रहा होगा, 50% ही रहा होगा। तो हाफ लाइफ क्या होती है जी, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन क्या होती है, तो मैं कहूंगा हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन is defined as the time in which is defined as the time in which the concentration of reactant is half of the initial concentration of the reactants। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें क्या होती है, जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो किसके इक्वल हो जाती है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है जी, जो रिएक्टेंट होगी, मतलब जो हाफ लाइफ क्या होता है, ये वो टाइम होता है जिसमें क्या होगा, ये वो टाइम है जिसमें क्या होगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसकी अगर आधी कंसंट्रेशन बाकी रह गई तो जितने टाइम में वो रिएक्शन हुई उस टाइम को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, तो आप ये कहोगे हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब ये वो टाइम है जिस टाइम में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाए, आधी हो जाए। तो मतलब क्या कह सकता हूं, तो मतलब यहां से क्या कह सकते कि जो टी होगा, जो आपका टी होगा, जो टाइम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टी 50% के परसेंट, क्योंकि 50% रिएक्शन हो चुकी होगी। हाफ लाइफ में क्या होता है 50% रिएक्शन होती है,
इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, T1/2 भी लिख सकता हूँ। और मैंने क्या कहा था, हाफ लाइफ क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, जो कंसंट्रेशन रहेगी रिएक्टेंट की कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद, वो क्या हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, R0, इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मतलब उससे को 2 से डिवाइड कर दूंगा भाई, 1/2 का मतलब तो क्या है, हाफ है। तो मैंने क्या कहा, हाफ लाइफ क्या होता है, ये वो टाइम होता है जिसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कुछ समय बाद क्या हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। अगर ऐसा हो गया, हाफ लाइफ है, तो इस वाले फर्स्ट फॉर्मूले को देखिए आप, अगर ऐसा हो रहा है कि जो टाइम है वो क्या हो गया, आधा हो गया, तो जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो गया। तो इस रिएक्शन में क्या किया, इन सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो मैं यहां लिख देता हूं सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप रख दीजिए। तो अगर इक्वेशन 1 में आप रखेंगे तो देखिए क्या क्या बनेगा यहां से। अगर आप हाफ लाइफ को मैं पढ़ा रहा हूं, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जब आप फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है, तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखिए इसको, तो क्या बनेगा, आप यहां से ध्यान से देखिए। तो मैं ये कहूंगा R0 जो है, R0 रहेगा। अब RT किसके बराबर हो गया, R0 के आधे के बराबर हो गया, प्लस K0, और जो टाइम है वो कितना हो गया, T हाफ के बराबर हो गया। ये क्या है जी, हाफ लाइफ टाइम है, ये हाफ लाइफ टाइम है, ये हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये बन गया। तो अगर मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊं, यहां से मैं क्या कहूंगा, R0 इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड आएगा माइनस R0/2 इज इक्वल टू K0 T हाफ, यही लिखेंगे हम यहां से। अब इसको आगे सोल्व कर लीजिए आप। अगर आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो अगर आप इसको सोल्व करके देखिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे क्या है, 1/2 है। अगर यहां से लिखें तो अगर यहां से आप R0 कॉमन ले लोगे, R0 कॉमन लोगे, तो अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस 1/2 यही रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, K0 T हाफ। अब देखिए 1 में से हाफ गया तो कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। तो R0 इज इक्वल टू हाफ रह जाएगा, तो मतलब मल्टीप्लाई में 1/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू K0 T हाफ। तो इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, K0 T हाफ इज इक्वल टू R0/2 हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा यहां से। देखिए मैंने कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, जो हाफ लाइफ था, मतलब जब T हाफ के बराबर हो गया तो क्या हो गया, हाफ लाइफ क्या होती थी, जिसमें ये वो टाइम होता है जिसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आगे हो जाती है। उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया सिर्फ इस इक्वेशन में, और मैंने ये निकाल दिया। ये ध्यान रखिएगा, T क्या है जी, K0 क्या था, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, T हाफ क्या है, हाफ लाइफ टाइम, R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपको यहां तक बातें समझ आ गई होंगी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या हमने किया है। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को यहां रख लेता हूं। तो सेकंड फॉर्मूला मेरा जो आया है यहां से, तो आप क्या कह सकते हैं, मेरा सेकंड जो फॉर्मूला बना है, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जो K0 T हाफ है, K0 T हाफ वो किसके बराबर आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2 के बराबर आ गया। ये मेरा सेकंड फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी, ये मेरा सेकंड फॉर्मूला बन गया। ठीक है, देखिए मैंने कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज नहीं किया। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं क्वार्टर हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। कि क्वार्टर हाफ लाइफ का मतलब क्या है, जब 75% रिएक्शन हो चुकी होगी, मतलब जो रिएक्टेंट है वो 75% यूज हो चुका होगा, तो बाकी कितना रहा होगा, ऑब्वियसली 25 ही तो रहा होगा। तो अगर हम अब पढ़ते हैं क्वार्टर हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, क्वार्टर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, अगर क्वार्टर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन आपको पढ़नी है तो इस टाइम कितनी परसेंट रिएक्शन हो चुकी होगी, 75% ऑफ द रिएक्शन इज कंज्यूम्ड। 75% रिएक्शन क्या हो चुकी होगी, कंज्यूम हो चुकी होगी। तो जो T हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
T 75% के बराबर हो जाएगा, या मैं क्या कह सकता हूँ T 3/4 के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, जो कंसंट्रेशन आफ्टर T टाइम होगा, अब देखिए 75% रिएक्शन जो हो चुकी है वो हो चुकी है, तो बाकी कितनी रह गई, 25 ही तो रही भाई। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि 75% रिएक्शन हो चुकी है तो बाकी कितनी रही, आपको अगर 25 का मतलब क्या है, 1/4 25, और किसकी रही होगी, वो इनिशियल की ही रही होगी। तो जो कंसंट्रेशन आफ्टर T टाइम होगा वो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन में से कितना रहा होगा, 25% ही तो रहा होगा, क्योंकि 75 तो कंज्यूम हो चुका है। तो ये जो x जो मैंने आपको बताया था, x क्या है, जो मैंने यहाँ पर ये x बताया था आपको, x क्या था, परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन, परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड, कि कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये x वही है जी, कि कितनी परसेंट रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, अगर ऐसा है, अगर क्वार्टर हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो ये सबको फर्स्ट में रख दीजिए वापस, सब्स्टिट्यूट ऑल दिस इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट ऑल दीज इन इक्वेशन 1, वापस इक्वेशन 1 में रख के देखिए आप, तो देखिए R0 ही रहेगा। मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं, अगर R0 है तो R0 ही रहेगा। ठीक है, RT कितना बन जाएगा, 1 R0/4 लिख सकते हैं, R0/4 प्लस K0, T क्या हो जाएगा आपका, T 3/4 बन जाएगा, T 3/4 बन जाएगा यहाँ से। अब इसको सोल्व कर लीजिए, बस मैंने क्या किया, यहाँ से जो वैल्यूज है, क्वार्टर हाफ लाइफ का मतलब होता है जब 75% रिएक्शन हो चुकी होती है। तो देखिए अब क्या होगा, अब आप वैसे ही सोल्व कर लीजिए, R0 इज इक्वल टू, इसको दूसरी साइड लेके आइए, R0/4 इज इक्वल टू K0 T 3/4। ठीक है जी, इतना समझ आ गया आपको यहां तक। अब आपको क्या करना है, अब देखिए R0 यहां से क्या किए, कॉमन निकाल लीजिए, तो बाकी क्या रह जाएगा, 1/1/4 कॉमन रहेगा, यहां से क्या रहेगा, K0 T 3/4। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे एलसीएम लेके, तो आंसर क्या आएगा, 3/4 इज इक्वल टू K0 T 3/4। यहां से क्या लिख सकते हैं हम, K0 T 3/4 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ R0, यही कहेंगे जी। तो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला ये आ गया कि जो आएगा यही फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, K0 T 3/4, इसका मतलब क्या है, जीरो रेट कांस्टेंट फॉर जीरो रिएक्शन। T 3/4 का मतलब क्या है, क्वार्टर हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ये क्या था, T हाफ क्या था, जब 50% रिएक्शन हो चुकी होगी, T 3/4 क्या था, जब 75% रिएक्शन हो चुकी होगी। तो ये किसके बराबर आ गया, 3/4 ऑफ R0 के बराबर आ गया। तो ये मेरा क्या गया, तीसरा फॉर्मूला बन गया यहां से, ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, तो इतनी बातें जो है हमको समझ आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं यहां से, अगर आप देखें, अगर आप यहां से देखें तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसी इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, K0 T 3/4, क्या मैं इसको 3/2 इंटू 1/2 R0 लिख सकता हूं। इक्वेशन 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/4 को क्या लिख सकता हूं, 3/2 इंटू 1/2। अब देखिए 1/2 R0 किसके बराबर है, अगर आप इक्वेशन सेकंड को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड R0/2, ये R0/2 है, ये किसके बराबर है, K0 T हाफ के बराबर है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, K0 T 3/4 इज इक्वल टू 3/2 इंटू, अब देखिए ये टर्म किसके बराबर है, अगर इक्वेशन सेकंड से देखें, इसके बराबर है, K0 T 1/2 के बराबर है। भाई ये R0/2 का मतलब क्या है, R0/2 है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये मैंने कहा से रखा, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से रखा है। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, K0 से K0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या कह सकते हैं, T 3/4 इज इक्वल टू 3/2 इंटू T 1/2। तो ये मेरा फोर्थ फॉर्मूला बन जाएगा, यहां से ये मेरी फोर्थ इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, जो 75% रिएक्शन होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, 3/2 टाइम्स होगी 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में। जो टाइम 75% रिएक्शन होने के कंप्लीट के लिए चाहिए
उसको क्या करना है 3/2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना 50% रिएक्शन के लिए। तो हम क्या बता सकते हैं 75% ऑफ द रिएक्शन के लिए टाइम बता सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें ये सब करना है। तो यहाँ से मेरा फोर्थ फॉर्मूला जो आ गया, अगर मैं फोर्थ फॉर्मूला कहूँ तो हम क्या कह सकते हैं, तो जो मेरा फोर्थ फॉर्मूला है, जो क्वार्टर हाफ लाइफ होगा, जो 75% ऑफ द रिएक्शन के लिए जो टाइम चाहिए है जीरो ऑर्डर के लिए, वो क्या होता है 3/2 टाइम्स होता है 50% रिएक्शन के लिए जो टाइम चाहिए। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये फोर्थ। तो ये फॉर्मूलेज जो है वो आपको याद रखने हैं सिर्फ जीरो ऑर्डर में, और साथ ही साथ आपको क्या रखना है याद, ये आपको इसका ग्राफ याद रखना है कि इसका ग्राफ कैसे बनाना है। वो मैंने बताया था अभी, अगर मुझे किस किस के बीच में बनाना है, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में बनाना है, तो आपने देखा था क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता है, 0th पावर पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा मैंने क्या बनाया था, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और टाइम के अगर बीच में बनाना है मुझे, तो वो कैसा आया था ग्राफ, कुछ इस तरीके का था, नेगेटिव स्लोप जो आपने पहले देखा था, और वो किसके बराबर आया था K0। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिर्फ आपको ये बातें याद रखनी है, और इसको आप समझ के कोई भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं इजीली। बस आपको क्या याद रखना है, टी हाफ यहाँ पर क्या है, टी हाफ जो है ध्यान रहे कि 50% रिएक्शन होने के लिए जो टाइम चाहिए, T3/4 क्या है 75% रिएक्शन होने के लिए जो टाइम चाहिए। K0 क्या है, K0 जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, R0 क्या था, R0 क्या था, आपने क्या देखा था, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और RT क्या था, आपने कहा था कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की आफ्टर टाइम T। ठीक है जी, तो ये सब आपको याद रखना है कि कहाँ क्या टर्म है। और ये फॉर्मूलेस के साथ मैंने बताया कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना किस तरीके से आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, किस तरीके से आपने फॉर्मूलेज निकाले हैं। तो इन्हीं का ही यूज करते हुए आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हम पढ़ सकते हैं। जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है जीरो ऑर्डर से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स पे। थैंक यू सो मच।